नमस्कार, दमदार उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और अब खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड में बारिश से सभी राहत नहीं है। राज्य में एक बार फिर से बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने 7 जिलों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें टिहरी, पौड़ी, देहरादून, चंपावत के साथ नैनीताल, हरिद्वार और उधम सिंह नगर के लिए तेज बारिश का अलर्ट है। बारिश को लेकर प्रशासन को भी चौकन्ना कर दिया गया है और अभी सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। वहीं अलर्ट के बाद कई जिलों में सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र को आज बंद रखा गया। देहरादून, पौड़ी के साथ नैनीताल, टिहरी, पिथौरागढ़ में भी आज सभी स्कूल्स बंद रहेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र को भी बंद रखने के आदेश प्रशासन की तरफ से दे दिए गए हैं। तो 7 जिलों के लिए बारिश का रेड अलर्ट है। टिहरी, देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर, ये वो जिले हैं जहां पर भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। बातचीत करने के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, कितने दिनों के लिए ये अलर्ट, रेड अलर्ट जारी किया गया है? कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो इसमें शामिल हैं और प्रशासन की तरफ से किस तरह के एहतियात बरतने की सलाह लोगों के लिए? देखिए, मौसम विभाग ने जिस तरह से भारी बारिश की चेतावनी आने वाले 2-3 दिनों के लिए दी है, तो खास तौर पर जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें स्थितियां काफी गंभीर हैं, क्योंकि पिछले दिनों में भी उन इलाकों में देखा गया है कि लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं और तराई वाले इलाकों में जो नाले हैं या फिर नदियां हैं वो उफान पे हमेशा रहे हैं। रात से जो तराई वाले इलाके हैं उनमें लगातार बारिश हो रही है और जो नदियां हैं, नाले हैं, वो खासतौर पर उफान पर हैं। इसके अलावा अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़, जो टिहरी है, पौड़ी है, इन इलाकों में खास तौर पर जो मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है और कहा है कि यहां पर भारी से भारी बारिश की चेतावनी दी है। अभी जो मौसम विभाग ने आने वाले जो 3 घंटे हैं वो काफी पहाड़ के लिए डेंजर बताए हैं और ये कहा है कि पहाड़ में और मैदान में जो 3 घंटे हैं वो भारी पड़ सकते हैं और तेज बारिश कई इलाकों में हो सकती है। लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की थी, उसके बाद जो जिले हैं वो भी अलर्ट मोड पे हैं। नैनीताल डीएम ने तो खास तौर पर जो अधिकारी हैं उनको सख्त निर्देश दिए हैं, छुट्टी पर कोई नहीं रहेगा। और इसके अलावा जो अपने इलाके हैं, चाहे वो एसडीएम अपनी अपनी तहसील है या फिर जो अपने अपने क्षेत्र हैं उनमें बने रहेंगे। इसके अलावा उनको ये भी कहा गया है कि अगर आपदा जैसी स्थिति बनती है तो रिस्पांस टाइम क्विक हो और जल्दी से जो आपदा वाले इलाके हैं उनको राहत मिले। यही स्थिति कमावेश जिन इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है उन इलाकों की भी प्रशासन ने की है। लेकिन जिस तरह से पहाड़ में जो 3 घंटे हैं उनमें भारी बारिश की चेतावनी दी है और खास तौर पर कई इलाकों में लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ सकती हैं और इसके अलावा तराई वाले इलाकों में जो नाले हैं वो उफान पे रह सकते हैं और जो नदियां हैं वो उफान पे रह सकते हैं। हल्द्वानी में कल भी एक घटना हुई है जिसमें एक युवक बह गया था और इससे पहले भी 3 जो मौतें हुई हैं वो नालों में बहने से हुई हैं। तो इनको लेके भी प्रशासन चिंतित है और ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो जो नाले हैं, वो नदियां हैं, उनके इर्द गिर्द जाने पर पूर्ण तरीके से रोक है। अगर उसके बावजूद भी कोई उन नालों नदियों को पार करने की कोशिश करता है तो बारिश का रेड अलर्ट है और हम भी यही कहेंगे कि आप उन सब जगहों पर ना जाए जहां पर नदियां, नाले उफान पर है या किसी तरह से जान को दिक्कत हो सकती है, तो वहां पर जाने से एहतियात बरते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र, जानकारी देने के लिए। और मंगलवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी टिहरी के आपदा प्रभावित बूढ़ा केदार का दौरा किया। राहत बचाव काम को भी देखा गया। वहीं सीएम धामी राहत कैंप भी पहुंचे जहां पर सीएम ने आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। सीएम धामी ने कहा कि जो गांव संवेदनशील है वहां से विस्थापन को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है और हमारा पहला लक्ष्य लोगों के जीवन को पटरी पर लाना है। आपको बता दें कि 27 जुलाई को बूढ़ा केदार के तौली और तिलगढ़ गांव आपदा की चपेट में आ गए थे, जिसके बाद गांव को खाली करा दिया गया और लोगों को राहत कैंप में रखा गया है। बूढ़ा केदार क्षेत्र के तिलगढ़, धुरी, ऐसे अनेक गाँव में जो है जो आपदा आई है, राहत कैंप में सभी लोगों से मैंने बात की है। उन्होंने अपने कुछ मांगे भी रखा किस प्रकार से सुरक्षात्मक दीवार बनानी है, तटबंध बनाने हैं, यहाँ का विस्थापन होना है, वो सभी पर बात हुई है और सबके निर्देश दे दिए हैं कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करें।
और टेरी के बूढ़ा केदार के तिनगढ़ के आपदा प्रभावितों को भले ही राहत कैंप में रखा गया हो, लेकिन प्रभावितों का दर्द अभी तक कम नहीं हुआ। प्रभावित ग्रामीणों में सबसे अधिक महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे परेशान हैं। उनका कहना है कि उन्हें खाना तो मिल रहा है, लेकिन उन्हें कब तक यहां रहना पड़ेगा और आखिर कब तक इस तरह की जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। उन्होंने जो कपड़े पहने थे बस वही उनके पास है, इसके अलावा उनका सब कुछ तबाह हो गया। अब वो आगे कैसे अपनी जिंदगी गुजारेंगे, ये उनके सामने बड़ा सवाल है। जाओ जाओ पैदल। और अब देहरादून से खबर, जहां पर सीएम धामी आज विभागों के कामकाज की समीक्षा करने वाले हैं। सचिवालय में सुबह 10:30 बजे समीक्षा बैठक शुरू होगी। सबसे पहले सीएम पशुपालन डेयरी विभाग की समीक्षा करेंगे। इसके बाद सीएम धामी दोपहर 12:30 बजे से मत्स्य, गन्ना, सहकारिता विभाग और चाय उत्पादन बोर्ड की समीक्षा बैठक करने वाले हैं। तो आज कई विभागों की समीक्षा सीएम पुष्कर सिंह धामी करने वाले हैं। देखेंगे वहां पर किस तरह से कामकाज हो रहा है। बताया जा रहा है कि सुबह 10:30 बजे से बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को हरिद्वार में शिव भक्तों का चरण वंदन किया। उन्होंने कांवड़ियों के पैर धोए, उनका देवभूमि उत्तराखंड में स्वागत किया। सीएम धामी ने हरिद्वार के ओम पुल के पास गंगा घाट में आयोजित कार्यक्रम में कई राज्यों से उत्तराखंड आए शिव भक्त कांवड़ियों का स्वागत किया। उन्होंने कांवड़ियों के चरण धोए और उन्हें सम्मान स्वरूप गंगा जल भेंट करके उनका स्वागत सत्कार किया। देखिए, मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे शिव भक्त हैं कावड़ लेने आते हैं, नियम जो अनुशासन यात्रा का नियम होता है, कावड़ लाने ले जाने का नियम होता है और यातायात के नियम होते हैं, रास्ते के कुछ प्रावधान किए हुए हैं, सभी को उनका पालन करना चाहिए, जिससे कि उनकी यात्रा भी सुरक्षित हो और यात्रा करवाने वाले लोगों को भी किसी प्रकार का जो है कोई परेशानी न हो, उनको भी शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा संपन्न करने में मदद मिलेगी। और खबर हरिद्वार से लेते हैं, जहां पर कांवड़ियों पर फूलों की बारिश की गई। हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर फूल बरसाए गए। कांवड़ यात्रा में पहुंचे कांवड़ियों में जबरदस्त जोश दिखाई दिया। महाशिवरात्रि नजदीक आने के साथ ही हरिद्वार में कांवड़ियों का हुजूम बढ़ता चला जा रहा है। हर की पैड़ी पर हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर फूल बरसाए गए और कांवड़िए भी काफी जोश में दिखाई दिए। हर की पैड़ी से लेकर हरिद्वार हाईवे तक हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश होती रही। हर की पैड़ी पर फूल बरसाए जाने के दौरान लाखों की तादाद में शिव भक्त कांवड़िए मौजूद थे। चक्रधाम पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। बहुत ही सुंदर, कई लाख कांवड़िया जिनका भव्य स्वागत यहाँ पे पुष्पों के साथ किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे? कुछ नहीं, बहुत बढ़िया काम करे, अच्छा काम करे, कांवड़िया खुश हो गए, खुश हो गया। 124 504 भाई सरकार ने एक नंबर मजा आ रहा भाई, बढ़िया भोड़े की नगरी मजा आ रहा है। और कांग्रेस की केदार प्रतिष्ठा बचाओ यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, बीजेपी की तरफ से हमले तेज होते चले जा रहे हैं। मंगलवार को बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी ने यात्रा को लेकर बड़ा आरोप लगा दिया। मनवीर चौहान ने कहा कि कांग्रेस की ये यात्रा नशा तस्करों के हाथों में है। बीजेपी मीडिया प्रभारी ने कहा कि कांग्रेस आपा खो चुकी है और यात्रा के जरिए चारधाम यात्रा क्षेत्र में नशे के दलदल में झोंकने की साजिश रची जा रही है। इतना ही नहीं, मुस्लिम आरक्षण की मांग करने वाले भी इस यात्रा में शामिल हैं। हर हथकंडे को अपना रही है, वो चाहे नशा तस्करों की बात करें या बाबरी विध्वंस को ब्लैक डे के रूप में मनाने वालों की बात करें या मुस्लिम आरक्षण की सपोर्ट करने वालों की बात करें, ये सभी लोग उनके इस यात्रा में मददगार बने हुए हैं। और बीजेपी की तरफ से किए गए हमले पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस नेता गणेश गोदयाल ने कहा कि ऐसा बयान देने वाले का मानसिक दिवालियापन दिखता है, इसलिए कांग्रेस कुछ कहना नहीं चाहती। वहीं नशा तस्करों की बात पर गोदयाल ने कहा कि अगर ऐसा है तो सरकार, मंत्री और पुलिस क्या कर रही है और केदारनाथ की यात्रा को दूसरे धर्म से जोड़ना सही नहीं है। जिस व्यक्ति ने भी ये बयान दिया हो, मैं समझता हूं कि दिवालियेपन का निश्चित रूप में मानसिक दिवालियेपन का द्योतक है और इस बात पर प्रतिक्रिया देना भी मैं समझता हूं कि हमारे स्तर से बहुत पीछे की बात है। जहां तक दूसरी बात है, उन्होंने कहा है कि
जो नशे के कारोबारी हैं उनके प्रश्रय में चल रही है। तो सरकार उनकी है, पुलिस उनकी है, क्या सोए हुए हैं क्या? उन्हें इस बात का अगर पता है तो उनकी पुलिस क्या कर रही है, उनके मंत्री और उनके तमाम सरकार क्या कर रही है? उत्तराखंड कांग्रेस की केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा पद यात्रा कल रुद्रप्रयाग पहुंची। पद यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में बड़ी तादाद में कांग्रेसी मौजूद रहे। कांग्रेसियों ने कहा कि देवभूमि और धर्म की रक्षा के लिए कांग्रेस ने अपनी ये पद यात्रा मां गंगा का आशीर्वाद लेकर शुरू किया, जो केदारनाथ धाम तक जाएगी। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने कहा कि केदारनाथ धाम से गायब हुए सोने और दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाने के सवाल पर बीजेपी चौतरफा घिर चुकी है और अब वो कांग्रेस की पदयात्रा पर ही सवाल उठा रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बजाय कांग्रेस की पदयात्रा पर क्वेश्चन मार्क करने के, उनको जो खामियां रह गई हैं, जो उनको दुरुस्त करने का काम करें। और कांग्रेस की केदार प्रतिष्ठा को यात्रा को लेकर एक हफ्ता बीत चुका है और रुद्रप्रयाग जिले में तो सभी नेता एक साथ कदम ताल करते दिखे। कांग्रेस को सब होने के बावजूद उसमें राजनीति नहीं दिखती और बीजेपी इस पूरी यात्रा को ही पॉलिटिकल बता रही है। मजबूरी कहे, राहुल गांधी के डर का असर या फिर कुछ और। मंगलवार को कांग्रेस की केदार प्रतिष्ठा यात्रा को एक हफ्ता पूरा हो गया, पर 7वें दिन कांग्रेस के सभी बड़े नेता एक साथ कदमताल करते दिखे। करण माहरा, यशपाल आर्य, हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल, रणजीत रावत एक लाइन में दिखे। कांग्रेस इसे धर्म, सनातन और केदारनाथ की प्रतिष्ठा बचाने की पदयात्रा बता रही है और सब नेताओं का साथ आना पार्टी को मजबूत करेगा। ये बात सबसे सीनियर नेता हरीश रावत मानते हैं। और बहुत उत्साहपूर्ण वातावरण में हमारी यात्रा केदारनाथ जी की तरफ आगे बढ़ रही है। यकीनन यदि हम इसी तरीके से आगे बढ़ते गए तो आने वाले समय में इसका फायदा पार्टी को मिलेगा, पार्टी के संगठन। बद्रीनाथ और मंगलौर में कांग्रेस नेता एक साथ रहे और अब धर्म और केदारनाथ के लिए सब मिलकर कदम ताल कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस नेताओं के बदले रुख ने बीजेपी की चिंता जरूर बढ़ाई है, पर बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस की ये यात्रा धर्म के लिए कम और राजनीति के लिए ज्यादा है। केदारनाथ फिलहाल रण बना हुआ है, जहां उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी को युद्ध लड़ना है। अब बरसात में यात्रा कर रहे हैं, निश्चित रूप में लोगों के वहां पर जो वहाँ सुविधा मिलनी चाहिए, सड़कें बननी चाहिए, लोगों को राशन मिलना चाहिए, इत्यादि जो भी समस्याएं लोगों की हैं वो देखनी चाहिए। ये यात्रा कर रहे हैं, पॉलिटिकल गेम के लिए कर रहे हैं और राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। पर कांग्रेस अपनी यात्रा को केदारनाथ में धर्म को बचाने वाली यात्रा बता रही है, तो बीजेपी कांग्रेस की यात्रा को राजनीति बताकर माहौल नहीं बनने देना चाहती। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कांग्रेस की यात्रा को राजनीतिक यात्रा बताया, तो कांग्रेस की तरफ से रंजीत रावत ने जवाब दिया। रंजीत रावत ने कहा कि जब सरकार में होते हुए धर्माचार्य सतपाल महाराज केदारनाथ धाम की रक्षा नहीं करेंगे तो ये काम कांग्रेस को करना पड़ रहा है और बीजेपी इस यात्रा से बौखलाई हुई है। और सतपाल महाराज जी ने आज एक बयान दिया है कि कांग्रेस की यात्रा जो है राजनीतिक यात्रा है। मैं कहना चाहता हूं, जब सतपाल महाराज जैसे धर्माचार्य केदारनाथ धाम की रक्षा नहीं करेंगे, उत्तराखंड के धामों की रक्षा सरकार में होते हुए नहीं करेंगे, तो इस दायित्व को कांग्रेस को उठाना पड़ रहा है। वो इसे जो चाहें कहें, जनता ने इस यात्रा को हाथों हाथ लिया है और सरकार की बौखलाहट बता रही है कि यात्रा अपने उद्देश्यों में सफल है। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय केदार।
तो केदारनाथ सोना विवाद की अब बात करते हैं। तो केदारनाथ सोना विवाद पर मंत्री सतपाल महाराज ने जांच रिपोर्ट आने की बात कही। महाराज खुद पूरी तरह से फंस गए। विपक्ष ने महाराज को ही निशाने पर ले लिया और यहां तक कि पूछ लिया कि 1 साल तक रिपोर्ट को दबाकर क्यों रखा, दाल में जरूर कुछ काला है। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में लगाए गए सोने को लेकर राज्य की सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस का आरोप था कि 228 किलो सोना आया तो वो कहाँ गया, जबकि मंदिर समिति ने सिर्फ 23 किलो सोना लगाने की बात कही। कांग्रेस इसकी जांच की मांग लगातार उठाती रही है, लेकिन अब धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने ये कहकर सनसनी फैला दी कि उनका विभाग पहले ही जांच पूरी कर चुका है और 1 साल पहले ही जांच के आदेश दिए गए थे। अब तो जांच रिपोर्ट भी आ चुकी है। सतपाल महाराज के इस बयान ने तूल पकड़ लिया है। मैं कहूंगा कि हमारे पास जो रिपोर्ट्स है, मैंने इसकी जांच 1 साल पहले करा दी थी। मैंने जांच मंगवाई है, मेरे पास जांच आ गई है। उसका अध्ययन करने के बाद मैं प्रेस के सामने सारी बात रख दूंगा। पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि दानदाता तो कह नहीं रहा है, बाकी इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है जो उचित नहीं है। कांग्रेस ने महाराज पर ही सवाल खड़े कर दिए। यहाँ तक कह दिया कि जब 1 साल पहले ही जांच हो गई तो इसे दबाकर क्यों रखा जाए, क्या इसमें कुछ काला छिपा हुआ है। जांच रिपोर्ट को तुरंत सार्वजनिक करने की मांग की है। क्यों नहीं जांच बैठाई? और सतपाल महाराज अगर कह रहे हैं कि जांच हमने पहले ही बैठा दी थी, तो साहब जांच आपने कब घोषित करी? कहाँ है वो जांच के आदेश? और जांच आपने अगर घोषित कर दी थी तो उस जांच का क्या हुआ? आज तक उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं आई? क्यों आपने दबा के रखी है? ये पूरा का पूरा मिली जुली कुश्ती है। सोने की जांच संबंधी अपने बयान पर मंत्री सतपाल महाराज खुद घिरते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल ये है कि अगर 2022 में इस मामले की जांच कराई गई तो फिर रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? जांच के आदेश कब हुए? जांच कब तक चली? जांच रिपोर्ट कब शासन को सौंपी गई? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब अब धर्मस्व मंत्री को अकेले ही देने होंगे। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। ज्योतिर्मठ स्वाभिमान संगठन के सदस्यों ने मंगलवार को गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी से दिल्ली में मुलाकात की और ज्योतिर्मठ में हुए भू धसाव के बाद पैदा हुई हालात के बारे में सांसद बलूनी को बताया। लोगों का कहना था कि ज्योतिर्मठ में भू धसाव के बाद कई लोगों को ना तो मुआवजा मिल पाया है और ना ही विस्थापन हुआ। वहीं सांसद बलूनी ने स्वाभिमान संगठन के सदस्यों को आश्वासन दिया कि 15 दिन के बाद अधिकारियों के साथ वो खुद ज्योतिर्मठ क्षेत्र में कैंप करेंगे। कैचीधाम में साल भर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है, लेकिन यहां स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों के साथ साथ श्रद्धालुओं को भी दिक्कत हो रही है। वहीं डीएम का कहना है कि जल्द ही कैचीधाम में अस्थायी डिस्पेंसरी बनाई जाएगी और इसके बाद अस्पताल बनाने की प्लानिंग जल्द से जल्द की जाएगी। तो मेडिकल के नाम पे जीरो, कुछ भी नहीं अवेलेबल है। एक दवाई की शॉप तक वहाँ पर कोई अवेलेबल नहीं है। ये ऐसा वहाँ पर कोई मेडिकल स्टाफ अगर एक वहाँ पर कोई डॉक्टर बैठता है तो बहुत ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वहाँ के लोकल्स के लिए भी हो जाएगी, जो लोग के वहाँ पर को एक छोटी सी चीज़ के लिए भी भवाली या खैर न जाना पड़ता। अभी जब तक वहाँ कोई स्थायी व्यवस्था हेल्थ की नहीं हो जाती है, कोई हॉस्पिटल इत्यादि की, तब तक उसमें हमने अस्थायी रूप से एक डिस्पेंसरी के लिए सीएमओ को निर्देशित किया है। हम कोशिश करेंगे कि पहले चरण में इसको हम वीकेंड्स पे, क्योंकि ज़्यादा क्राउड होता है, तो वीकेंड्स पे कंटिन्यू करें। और नैनीताल का एक ऐसा गांव जो 2013 से खतरे की जद में है। गांव में दौरे तो कई अधिकारी कर चुके हैं, लेकिन विस्थापन की नीति अब तक भी तैयार नहीं हो सकी है। नैनीताल जिला मुख्यालय के पास ये खूपी गांव खतरे में है। घरों की दरारों ने गांव के लोगों की टेंशन बढ़ाई है और बारिश में तो ग्रामीण दहशत में ही जी रहे हैं। गांव के नीचे से पाइस नाले से लगातार कटाव होने से कुछ परिवार गांव ही छोड़कर चले गए, तो कई घर खतरे की जद में आ गए। गांव में हो रहे धसाव से लोगों की रातें भी दहशत में ही कट रही हैं। खूपी गांव के लोग विस्थापन को तो तैयार है, लेकिन बेहतर नीति बनाने की भी मांग कर रहे हैं।
बहुत ही खतरा बना है सर, कुछ कह नहीं पाती हूँ। इस तरह की स्थिति है, बस गिरने वाला हो रहा है। घर रात भर ही नहीं सोते, बारिश होती है तो सोते ही नहीं है, बैठे रहते हैं। और अगर विस्थापन के लिए कहने को कई बार विस्थापन की बात हुई है, अब विस्थापन होता भी है तो वहाँ एक कमरा मिलेगा, रोजगार के लिए कहाँ जाएंगे? यहाँ पर नज़दीक में है तो रोजगार, कम से कम विस्थापन हो तो ऐसी जगहों की जगह भी मिले ताकि वो रोजगार भी मिल सके। की समस्या जो है वो नीचे से कटान हो रहा है, नाले से यहाँ कटान हो रहा है, जिस वजह से इस गांव में बहुत भारी मात्रा में भूस्खलन हो रहा है सर। दरअसल साल 2013 से गांव पर खतरा बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि अधिकारियों की इसकी खबर नहीं है। जिला मुख्यालय से लगा हुआ गांव होने के बाद कमिश्नर से लेकर डीएम तक ने पहले भी यहां दौरे किए, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला। अब इस मानसून के दौरान भी अधिकारियों ने इस गांव का दौरा किया है और विस्थापन की बात कही है। अभी हम लोग जब भ्रमण किया पूरे गाँव का तो कई मकान कुछ बैठ गए हैं, कुछ में दरारें नई भी हैं, कुछ पुरानी दरारें भी वहाँ दिखाई दे रही हैं। और जो मकान बिल्कुल खतरे की स्थिति में थे, कुछ मकान जो हमको लग रहा था वहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है, ऐसे जो भवन स्वामी है उनको खाली करने का भी बता दिया गया है। उनसे भी कहा गया कि आप वहाँ से सुरक्षित स्थान चले जाएंगे। बहरहाल गांव खतरे की जद में है और हर साल अधिकारियों ने जायजा भी लिया, लेकिन खतरे के बाद भी अभी तक विस्थापन को लेकर देरी करना भी सवालों के घेरे में है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिस्ट की रिपोर्ट। और अब देख लेते हैं पहाड़ टॉप 10। बागेश्वर कॉलेज कैंपस में सोमवार को ईबीवीपी और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई, जिसके बाद एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज हुआ, जिसका एनएसयूआई ने विरोध किया। उत्तरकाशी के बरसाली में भारी बारिश से खेती की भूमि में बड़ा कटाव हुआ है, साथ ही पेयजल की लाइन में भी काफी क्षतिग्रस्त हो गई है। पौड़ी में गढ़वाल कमिश्नर ने सभी डीएम अधिकारियों के साथ बैठक ली, साथ ही मानसून सीजन में सतर्क रहने के निर्देश दिए। इस मानसून में भी रामनगर में बारिश काफी कम देखी गई है, जिससे वाटर लेवल काफी कम होता चला जा रहा है। पौड़ी के जंगलों में जानवरों के लिए पानी की सुविधा के लिए वन विभाग गधेरों को करेगी पुनर्जीवित। 20 से ज्यादा सूख चुके गधेरों का वन विभाग ने किया जाएगा। देहरादून में आईएसबीटी के पास संडे मार्केट लगने का रास्ता साफ हो गया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने 2 महीने के अंदर बाजार के लिए तय स्थान को साफ करने के निर्देश दिए। उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ में पंचायत प्रतिनिधियों ने बीडीओ ऑफिस पर तालेबंदी कर प्रदर्शन किया। सभी पंचायत प्रतिनिधियों ने सरकार से 2 साल कार्यकाल बढ़ाने की मांग की। अल्मोड़ा के गांधी पार्क में आप कार्यकर्ताओं ने धरना देकर प्रदर्शन किया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया। पौड़ी का बेस हॉस्पिटल कोटवार में पिछले 1 महीने से ऑपरेशन थिएटर पर ताला लटका हुआ है। 30 जून को एनेस्थेटिक के रिटायरमेंट के बाद अभी तक नहीं हो पाई है नए एनेस्थेटिक की तैनाती। डाक कावड़ शुरू होते ही प्रशासन ने कमर कस ली। हुड़दंगियों पर ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है।